Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th साइंस का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। आज है लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हमें देखना है एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स जिनके डेफिनेशंस हमें देखने जो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ऐसा टॉपिक है जो आपको सीक्वेंस से देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच से कोई भी लेक्चर उठा के देखोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। सारे टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए सीक्वेंस से देखो। तो ये जो टॉपिक है ये एंथैल्पी से रिलेटेड है जो हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन विथ वीएम एकेडमी नासिक। आज के लेक्चर में हमें देखना है एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होगा? फिजिकल स्टेट जब भी चेंज होगी मैटर की, एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में जब भी जाएगा तब उसकी जो एंथैल्पी चेंज होती है, डेल्टा एच जो चेंज होगा वो कैसे होगा? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फिजिकल स्टेट का, उसमें एंथैल्पी का जो चेंज होगा मतलब सब्लिमेशन होगा, उसके बाद वेपोराइजेशन होगा, आयोनाइजेशन होगा, या इन सब में फ्यूजन होगा। इन सब में कैसे एंथैल्पी का चेंज होता है, एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट होता है, ये हमें इस लेक्चर में डिटेल में जानना है। तो चलो सबसे पहले हमें जो फेज ट्रांजिशन है वो क्या है वो देखना है। कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज़ फेज ट्रांजिशन। तो फेज ट्रांजिशन सब्सटेंस के लिए होता है। तो फेज ट्रांजिशन इज़ द प्रोसेस, ये भी एक क्या है? प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होगा? वन फेज ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फेज। एक फेज से सब्सटेंस दूसरे फेज से, फॉर एग्जांपल सॉलिड फेज में था, सॉलिड फेज में से लिक्विड फेज में चला जाएगा। ओके। टेम्परेचर प्रेशर क्या होंगे? कांस्टेंट, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में जब एक फेज से सब्सटेंस दूसरे फेज में चला जाता है और इस चेंजिंग में उसके केमिकल कंपोजिशन पे कोई अफेक्ट नहीं होता, इसे क्या कहा जाएगा? फेज ट्रांजिशन। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे फेज ट्रांजिशन को? फेज ट्रांजिशन इज प्रोसेस इन विच वन फेज ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। तो इसे क्या कहा जाता है? फेज ट्रांजिशन। मतलब सपोज आपके पास आइस था, आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आइस लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए आपको टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना है और प्रेशर भी चेंज नहीं करना है, नेचुरली ये प्रोसेस होने देनी है। तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन था, जो कंपोजिशन था, यहाँ पे वही रहेगा। सिर्फ एक फेज से सब्सटेंस क्या है? दूसरे फेज में चला गया है। इसे क्या कहेंगे हम? फेज ट्रांजिशन कहा जाता है। तो चलो अभी हमें एक एक टर्म देखने हैं। आज के लेक्चर में हमें सारे डेफिनेशन ही जान लेने। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा जो है थर्मोकेमिस्ट्री, वो इस पे ही डिपेंड होगा। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है वो देखो। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को डिनोट किया जाता है डेल्टा FUSH। तो ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो याद रखो ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूज होता है मतलब क्या है? आपके पास कोई सॉलिड था, वो सॉलिड मेल्ट होके कौन से फॉर्म में चला जा रहा है? लिक्विड फॉर्म में। इसे तो फ्यूजन कहा जाता है। कोई भी मटेरियल फ्यूज होता है तो आप उसे हीट प्रोवाइड करोगे सॉलिड स्टेट को, वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? फ्यूज या फ्यूजन कहा जाता है। फ्यूजन और मोल्टन क्या होता है? सेम होता है। तो देखो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा? एंथैल्पी में चेंज आएगा। एंथैल्पी चेंज, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब भी सब्सटेंस कन्वर्ट होता है उसकी एंथैल्पी क्या होगी? चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? एंथैल्पी चेंज ऑकर व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सॉलिड कौन से फेज में कन्वर्ट होगा? लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और इसे डिनोट किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है डेल्टा फ्यूज H से डिनोट किया जाता है। तो ये इसका सिंबल है। ओके। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, डेफिनेशन अच्छे से समझ लो। क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है? एंथैल्पी में चेंज होगा। एक फेज से सब्सटेंस दूसरे फेज में जा रहा है। तो यहाँ पे ये चेंज कब ऑकर होगा?
जब एक मोल आपका सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, अपने आप हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर को चेंज किए बगैर एक मोल सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब जो एंथैल्पी का चेंज दिखता है उसे क्या कहा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और इसे डिनोट ऐसे करते। ओके, तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मेरे पास एग्जांपल है H2O। ये H2O सॉलिड फॉर्म में था, मतलब आइस था। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये H2O कौन से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो आइस था, आइस क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे होगा डेल्टा फ्यूजन H, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल। ये क्या है इसका, इस फेज से इस फेज में जाने के लिए एंथैल्पी का चेंज। तो ये है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस एट 0, मतलब हमने टेम्परेचर भी चेंज नहीं किया, फिर भी सॉलिड कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड आइस, यहाँ पे देखो ये जो सॉलिड आइस था ये क्या था, 1 मोल था। तो 1 मोल ऑफ सॉलिड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्ट एट प्रेशर कितना होगा, 1 atm। एट 1 atm प्रेशर चेंज द एंथैल्पी, कितना एंथैल्पी चेंज कर रहा है वो, प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल, इतना एंथैल्पी का क्या कर रहा है वो, चेंज कर रहा है। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब बाय आइस ड्यूरिंग द मेल्टिंग। तो इतनी एनर्जी आइस क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ताकि वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और वही एनर्जी क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है ड्यूरिंग द फ्यूज। मतलब अगर ये रिएक्शन उल्टी होती, ऐसा होता H2O लिक्विड, अगर आपका H2O लिक्विड H2O सॉलिड में कन्वर्ट होता, तो ये आइस था, ये तो लिक्विड है, सबको पता है वाटर। अभी यहाँ पे ये आइस है और ये क्या है, लिक्विड। अभी लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं प्रेशर यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 atm था। तो यहाँ पे देखो ये जो डेल्टा फ्यूजन जो H होगा, ये रिएक्शन अगर रिवर्स हो रही तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा, मतलब प्लस साइन है तो क्या होगा, माइनस 6.01 किलो जूल पर मोल। तो ये रिएक्शन कभी कभी हमें रिवर्स भी करने हैं कुछ केमिकल रिएक्शन को मैनेज करने के लिए कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे समझ लो H2O सॉलिड H2O लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना था, प्लस 6.01। जब आपका H2O लिक्विड H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी रिवर्स, रिएक्शन रिवर्स हुई तो ये भी रिवर्स, यहाँ पे प्लस साइन था, सेम वैल्यू होगी, यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे मतलब एक रिएक्शन में आइस ने वर्ड क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, और दूसरे में उससे इससे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो ये है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीज हो गया, एंड इतनी हीट उसने इवॉल्व कर दी। प्लस साइन का मतलब होता है एब्जॉर्ब किया, निगेटिव साइन का मतलब होता है इवॉल्व कर दिया, रिलीज कर दिया मतलब। सेकंड हमें देखना है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड जब वेपर में मतलब गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसे डेल्टा VAP H से दिखाया जाता है, डेल्टा वैप H कह सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी मतलब जो एनर्जी होती है वो, तो एंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। अकम्पनिंग द वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर प्रेशर। हमेशा याद रखो ये जितने भी हमें एंथैल्पी देखेंगे यहाँ पे हमें टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं करना है। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करते हैं तो सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होगा। तो यहाँ पे ये सारे प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में हो रहे, एक फेज से सब्सटेंस दूसरे फेज में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, तब उनके एंथैल्पी में क्या आते, थोड़े से चेंजेस आते हैं, उन्हीं को हम देख रहे हैं। तो पहले हमने फेज देखी थी कि सॉलिड कौन से फॉर्म में जा रहा था, लिक्विड फॉर्म में। अभी लिक्विड कौन से फॉर्म में जा रहा है, वेपर के फॉर्म में, मतलब गैसियस फॉर्म में। तब जो एंथैल्पी का चेंज होगा 1 मोल सब्सटेंस के लिए, वो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग मीन्स ऑकर बिकॉज ऑफ,
वेपोराइजेशन मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो गया 1 मोल ऑफ लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब टेम्परेचर प्रेशर को चेंज किए बगैर जब 1 मोल लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तब जो एंथैल्पी में चेंज आएगा उसे क्या कहा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है इसे डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, डेल्टा VAPH। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखते। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, सपोज H2O लिक्विड फॉर्म में था, अभी ये H2O गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये फिजिकल स्टेट होते हैं सब्सटेंस की। तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज है, एंथैल्पी चेंज है, वो क्या है, डेल्टा VAPH इज इक्वल टू +40 किलो जूल पर मोल। ओके, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, जब पानी बॉईल होगा तभी तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है कितना, 100, चेंज नहीं कर रहे हम, 100 में ही रखेंगे। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है, लिक्विड फेज गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। तब एंथैल्पी में चेंज कितना है, +40। तो +40 क्या हो गया, यहाँ पे चेंज है, मतलब इतनी हीट क्या कर ली इसने, एब्जॉर्ब कर लिया, तभी लिक्विड गैस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गए। ओके, अभी क्या हो रहा है, ये जो है रिएक्शन, यहाँ पे अगर ये रिएक्शन का टेम्परेचर हम चेंज कर दें, मतलब यही रिएक्शन आपने यहाँ पे 100 किया है, तो अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस में हम करें तो डेल्टा वेपोराइजेशन ऑफ H कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये होता है +44 किलो जूल पर मोल, इतना होता है। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस में, मतलब जैसे आपने टेम्परेचर चेंज किया ये वेपोराइजेशन की वैल्यू भी क्या हुई, एंथैल्पी की चेंज। सेम रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस में इतना एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिखाएगा, सेम रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस में इतना दिखा रहा है। तो ये क्या है, चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर वेपोराइज एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंथैल्पी चेंज कितना है, +40 किलो जूल एट 100 एंड +44 किलो जूल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कंडेंसेशन करें, अगर हम उल्टी प्रोसेस कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर हम H2O गैस को कन्वर्ट कर देंगे H2O लिक्विड में, यही प्रोसेस उल्टी हो गई, तो इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, कंडेंसेशन कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा कंडेंसेशन, यहाँ पे सिर्फ ये लिखते CON लिखते कंडेंसेशन का, H कितना होगा, -40.7, तो इतना होता है किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये ऑलमोस्ट क्या है, सेम है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो इसे क्या कहा जाएगा, वेपोराइजेशन। तो जो हमने देखा फ्यूजन के अपोजिट क्या था, फ्रीजिंग। वेपोराइजेशन के अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, कंडेंसेशन। तो ये वेपोराइजेशन, ये कंडेंसेशन। थर्ड डेफिनेशन हमें देखनी है, क्या है देखो, थर्ड, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा SUBH। तो सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे कैम्फर को देखा होगा आपने, नैप्थलीन बॉल्स को देखा होगा। तो ये जो सब्सटेंस है एट रूम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में क्या होते हैं, धीरे धीरे सॉलिड स्टेट से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते। तो यहाँ पे भी जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसे क्या कहा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा, एंथैल्पी चेंज फॉर कन्वर्जन 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। तो देखो सॉलिड डायरेक्टली कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर के फॉर्म में। जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और इसे डिनोट किया जाता है डेल्टा SUBH से इसे डिनोट किया जाता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास आइस था, H2O सॉलिड स्टेट में था, ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, H2O गैसियस स्टेट में। तो सॉलिड से डायरेक्टली कौन से, वेपर मतलब गैस स्टेट में जब सब्सटेंस कन्वर्ट होता है तब जो होता है एंथैल्पी का चेंज, वो क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा सब्लिमेशन कितना आएगा, 51.08 किलो जूल पर मोल है
एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इतना है। तो यहाँ पे ये जो कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड टू वेपर, इट ऑकर इन 1 और 2 स्टेप। ये प्रोसेस कभी एक स्टेप में भी हो सकती है, कभी कभी 2 स्टेप भी लग सकते हैं इसे इस फॉर्म से। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप में ऐसे हो सकता है कि आपका ये सॉलिड जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ये आपकी स्टेप 1 होगी। ओके, और स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, आपका ये लिक्विड क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। जब आप इन दोनों रिएक्शन को एक साथ जोड़ दोगे तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैस के। तो आपकी ये जो प्रोसेस है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये 1 स्टेप वाली हो सकती है या फिर 2 स्टेप वाली भी हो सकती है। अगर ये रिएक्शन 2 स्टेप वाली हुई तो क्या होगा वो देखते, एक एग्जाम्पल देखते। अगर रिएक्शन 2 स्टेप वाली होगी तो क्या होगा। तो सपोज आपके पास एक है कि H2O सॉलिड को आपको कन्वर्ट करना है इनटू H2O, ये अपने आप होगा गैस में, और आपको चाहिए डेल्टा सब्लिमेशन ऑफ H चाहिए। ओके, बट ये 2 स्टेप की प्रोसेस है, ऐसा एज्यूम करो। तो पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1 में जो H2O सॉलिड होगा ये पहले स्टेप में H2O लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्जन होता है इसे फ्यूजन कहा जाता है। तो ये क्या होगा, डेल्टा फ्यूजन H कितना होगा, 6.01 किलो जूल पर मोल, इतना है। ओके, अभी क्या होगा सेकंड स्टेप में, आपका H2O लिक्विड कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, H2O गैस के फॉर्म में। जब लिक्विड गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है इसे वेपोराइजेशन कहा जाता है। सो डेल्टा वेपोराइजेशन इस रिएक्शन का कितना होगा, वो है 45.07 किलो जूल पर मोल। हमें क्या चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, सब्लिमेशन। तो हम इन दोनों रिएक्शन को एक साथ जोड़ देते। तो देखो ये टर्म क्या है, सेम साइन वाली लेकिन अपोजिट साइड में, तो ये कैंसिल, एक ने रिलीज किया दूसरे ने यूज किया, रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा रिएक्शन, H2O सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू H2O गैस। तब जब सॉलिड आपका गैस में कन्वर्ट होता है तो इसे क्या कहा जाता है, डेल्टा सब्लिमेशन ऑफ डेल्टा सब्लिमेशन। तो ये कितना होगा, दिस प्लस दिस, सो 45.07 प्लस 6.01 कितना हो जाएगा, 4 प्लस दिस वन एंड 51.08 किलो जूल पर मोल। तो देखो अगर आपकी स्टेप 2 स्टेप वाली होगी आपकी रिएक्शन, तो अगर आप रिएक्शन को जोड़ रहे हो आपके डिजायर रिएक्शन के लिए, तो आपको इन एंथैल्पी को भी क्या करना है, जो प्रोसेस इन पे करोगे वही प्रोसेस एंथैल्पी पे भी करना है। तो यहाँ पे आपको कितना मिला, यहाँ पे दिस वन। मतलब क्या हुआ, यहीं पे लिख दूँ नीचे, देखो क्या हुआ, हमें चाहिए था डेल्टा सब्लिमेशन ऑफ H, ये कहाँ से मिला हमें, डेल्टा फ्यूजन H को हमने किसके साथ जोड़ दिया, डेल्टा वेपोराइजेशन ऑफ H। तो ये आपका फॉर्मूला भी बन गया, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, तो हमने 3 टर्म देखे, पहला देखा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, दूसरा देखा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, तीसरा देखा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसमें से एक कोई ना कोई एग्जाम में 100% आएगा ही। तो सिर्फ क्या है, कंसेप्ट को समझ लो, डेफिनेशन ऑलमोस्ट क्या है, सेम। फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट। दूसरा हमने देखा था वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड टू गैसियस स्टेट, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट। एंड सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू गैस, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट। यही तीनों टर्म को एक इजी वे से मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आपके सब्सटेंस के 3 फेज थे। ओके, तो मैं तीनों फेज भी लिख देती हूँ। ये आपका सॉलिड था, ये आपका लिक्विड है, और ये आपका गैस फेज है, वेपर भी कह सकते हो। हाँ, तो क्या हुआ, जब आपका सॉलिड फेज क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसे कहा जाता है फ्यूजन। ओके, इसे क्या कहा जाएगा, डेल्टा फ्यूजन ऑफ H। इतना क्या होगा, एंथैल्पी चेंज। आपका लिक्विड जब गैसियस फेज में कन्वर्ट होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेपोराइजेशन।
ये क्या होता है, डेल्टा वेपोराइजेशन ऑफ H। ओके, अगर आपका अलग कलर देते, अगर आपका सॉलिड डायरेक्टली कौन से फॉर्म में जाएगा, गैस के फॉर्म में, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन, और इसे डेल्टा सब्लिमेशन ऑफ हीट ऐसे दिखाया जाता है। तो अभी समझ में आया होगा, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन के लिए आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तब तो ये पूरा डिस्टेंस मिलेगा, तो इन दोनों की एडिशन भी आपको सब्लिमेशन दे सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, डेल्टा आयन H दिखाया जाता है। तो ये भी एंथैल्पी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग, तो कब आएगा ये एंथैल्पी चेंज, कब आएगा, अकम्पनिंग द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, किसी भी गैसियस एटम से जब 1 मोल गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एंथैल्पी में चेंज आएगा, इसे क्या कहा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास सोडियम था मेटल, ये गैसियस स्टेट में था, इसमें से आपने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर लिया, तो इस पे कौन सा आयन आया, पॉजिटिव चार्ज आयन, ये भी गैसियस स्टेट में होगा, और इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सेपरेट। तो इसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एंथैल्पी का चेंज हुआ, उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा आयोनाइजेशन। तो वो होगा 494 किलो जूल पर मोल। इतना क्या हुआ, एंथैल्पी चेंज हुआ जब इस गैसियस स्टेट के एटम से एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, रिमूव किया गया। तो ये जो इक्वेशन है, द इक्वेशन हमें बताता है कि 1 मोल गैस फेज जो था सोडियम एटम, ये आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया Na+ आयन के फेज में, तब एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, 494 किलो जूल पर मोल, इतना क्या हुआ, एंथैल्पी का चेंज हुआ, और इसी चेंज को क्या कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये होगा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगा, वैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए भी क्या है, यहाँ पे एंथैल्पी का चेंज होगा। जैसे कैटायन फॉर्म होते वक्त एंथैल्पी चेंज हुआ, एनायन जब फॉर्म होगा तब भी एंथैल्पी का चेंज होगा। तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इसे दिखाया जाता है डेल्टा EGH। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, जी मतलब गेन। तो देखो क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करोगे, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैस फेज एटम गेन, और एक्सेप्ट भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस एनायन। तो जो है गैसियस जो होगा एटम, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एनायन में, तब जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो देखो, जैसे Cl जो था गैसियस फॉर्म में था, इसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो Cl- आयन फॉर्म हुआ गैसियस फेज में। यहाँ पे जो एंथैल्पी का चेंज हुआ, डेल्टा EGH एनर्जी गेन एंथैल्पी, वो कितना था, -349 किलो जूल पर मोल। तो इतना क्या हो गया, एंथैल्पी चेंज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl का कितना हो गया, -349 किलो जूल पर मोल। तो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, तो इतना एंथैल्पी चेंज हुआ, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट देखो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, डेल्टा एटम H लिखा जाता है इसे। तो क्या है देखो, एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस टू एटम। जब गैसियस सब्सटेंस क्या होगा, एटम में डिसोसिएट हो जाएगा, तब जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे क्या कहा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एग्जाम्पल देखो, जैसे Cl2 जो था ये गैसियस फॉर्म में था, ये क्या है, एक सब्सटेंस है, ये डिसोसिएट हो गया, मतलब स्प्लिट हो गया, एक Cl गैस और दूसरा भी Cl गैस। तो ये Cl क्या बन गए, गैसियस फॉर्म के ये एटम बन गए। तब यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा,
डेल्टा एटम H, और ये कितना होगा 242 किलो जूल पर मोल। तो इतना क्या होगा एंथैल्पी चेंज होगा। तो इसे क्या कहा जाएगा डेल्टा एटम H, तो 242 किलो जूल पर मोल। जब क्या है गैसियस सब्सटेंस क्या है गैसियस एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ये सिंगुलर फॉर्म में मतलब एटम में कन्वर्ट हो गया और गैसियस फेज ही है। तो 1 मोल गैसियस एटम मोलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट होने में जितना एंथैल्पी का चेंज होता है उसे क्या कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसी पे बेस देखो एक क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ एंथैल्पी इन्वॉल्व इन फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिए, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो CH4 है, तो ये क्या है मोलिक्यूल के फॉर्म में, गैसियस मोलिक्यूल। यहाँ पे कार्बन, ये गैसियस के फॉर्म में मतलब एटम के फॉर्म में। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, तो ये एटम के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एटोमाइजेशन ATOM में एटोमाइजेशन ऑफ H हो जाएगा, जो कि ये वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो रहा है इस रिएक्शन में। क्यों गैसियस मोलिक्यूल गैसियस एटम में कन्वर्ट हो रहा है और इतना एंथैल्पी का चेंज। नेक्स्ट देखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो इसे डेल्टा सॉल्यूशन H लिखा जाता है, SOLN H लिखा जाता है। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस व्हेन। एंथैल्पी चेंज होगा कब, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जब 1 मोल सब्सटेंस को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या कर दोगे डिजॉल्व कर दोगे, तब जो एंथैल्पी में चेंज होता है उसे क्या कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज मेरे पास एग्जांपल है कि आपने लिया था NaCl कॉमन सॉल्ट, NaCl ये सॉलिड स्टेट में था, तो आपने इसे किसी भी एक्वियस सॉल्वेंट में क्या कर दिया डिजॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया NaCl एक्वियस बन गया। एक्वा मतलब वाटर, मोस्टली वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, वो हुआ 4 किलो जूल पर मोल। तो इतना क्या हुआ एंथैल्पी में चेंज हो गया एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए। तो इसे कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द इनफाइनाइट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इनफाइनाइट अमाउंट के लिए भी लिखा जाता है, बट आप यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो यही डेफिनेशन लिखना है, एंथैल्पी चेंज इन प्रोसेस व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये एग्जांपल दे सकते हो। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है जिन्हें NaCl, ये जो होते हैं ये पानी में 2 स्टेप में डिजॉल्व होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सपोज कोई भी आप ले लो, सपोज आपके पास एक MX क्या है, ये गैसियस फॉर्म में था, तो ये मेटल आयन और उसके साथ क्या है X आयन मतलब कोई भी हैलोजन। तो यहाँ पे M फॉर हम लिख लेते हैं कोई भी मेटल होगा और X फॉर एनी हैलोजन लिख लेते। तो मेटल मतलब NaCl, KCl, NaBr, KBr। तो ये जो होंगे आयोनिक सॉल्ट एग्जाम्पल है ये क्या है ऐसे क्या होंगे उनके आयन के फॉर्म में क्या होंगे कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होता है एंथैल्पी चेंज 2 स्टेप में होगा। एक क्रिस्टल लैटिस का एंथैल्पी चेंज होगा जिसे क्या लिखा जाता है डेल्टा LH लिखा जाता है, एंथैल्पी चेंज इन द क्रिस्टल लैटिस। और दूसरा होता है डेल्टा ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा हाइड्रेशन। तो ये 2 स्टेप में ये प्रोसेस क्या होगी कंप्लीट होगी। तो चलो देखते हैं कैसे कंप्लीट होगी 2 स्टेप में। तो यहाँ पे क्या होगा ये जो हाइड्रेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, यहाँ पे सपोज आपका Mg+ फॉर्म हुआ है, सॉरी M+ फॉर्म हुआ है, M फॉर एनी मेटल, M+ कौन से फॉर्म में गैसियस फॉर्म में। जब इसका कांटेक्ट X नंबर ऑफ H2O के साथ होता है पानी में डिजॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या फॉर्म हो जाएगा MH2O X टाइम पॉजिटिव चार्ज आए। और जब आपका X- है ये भी जब Y नंबर ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे ये भी क्या कर देता है ये फॉर्म कर देता है XH2O
y नंबर और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। तो जो एंथैल्पी चेंज होगा फर्दर स्टेप इज़ द ऑलवेज निगेटिव। तो एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है। और इस एंथैल्पी चेंज को क्या कहा जाएगा, ये ऊपर का क्या था, एंथैल्पी चेंज लैटिस एनर्जी फॉर्मेशन। ये क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहे हैं ना, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ H, तो ये हमेशा क्या होगी, निगेटिव वैल्यू होगी। मतलब क्या होगा, दो स्टेप, ये हो गई स्टेप 1, ये हो गई स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या हुए, दो आयन फॉर्म हुए। सेकंड स्टेप में क्या हुए, आयन वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस हुआ, उनका वाटर के साथ क्या हुए, वो रिएक्ट हुए। तो फर्स्ट स्टेप को क्या कहा जाता है, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, इसे ऐसे डिनोट किया जाता है। और जो दूसरी स्टेप थी वो क्या थी, दूसरी स्टेप, इसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, वाटर के साथ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये दो स्टेप में क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो फॉर्म होता है। तो अगर ये दो स्टेप में सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, पहली ये स्टेप होगी और दूसरी ये स्टेप होगी, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा सॉल्यूशन H इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इन दोनों की एडिशन होगी। तो अगर स्टेप वाइज रिएक्शन होते तो उन स्टेप को ऐड करके हम मेन को लिखते हैं। तो ये पहली स्टेप हुई, ये दूसरी स्टेप हुई, यहाँ पे एक एंथैल्पी चेंज दिखेगा, या ये एंथैल्पी चेंज। तो पूरा सॉल्यूशन फॉर्म होने के लिए अगर ये दो स्टेप लगते हैं तो ये इन दोनों एंथैल्पी चेंज का एडिशन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये इन दोनों की सम है, बिकॉज ये जो है आयोनिक कंपाउंड, ये डिसोल्यूशन दो स्टेप में करते हैं, इसलिए इन दोनों की क्या होगी, सम होगी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर NaCl डेल्टा LH इज प्लस 790 किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा हाइड्रेशन H कितना है, -786 किलोजूल। हमें क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। सो क्या हो जाएगा, डेल्टा सॉल्यूशन एंथैल्पी फॉर NaCl इज इक्वल टू डेल्टा LH हो जाएगा प्लस, उसमें हम डेल्टा हाइड्रेशन H को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो 790 प्लस 786, तो इसका आंसर क्या होगा, +4 किलोजूल पर मोल। तो ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ओके, अगर मैं आप लोगों को KCl के लिए निकालने के लिए कहूँ तो KCl के लिए निकालना है, ये दिया है 699 और ये दिया है, यहीं पे चेंज कर देती हूँ मैं, -681.8 किलोजूल पर मोल, और आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो सेम फार्मूला होगा, अभी सिर्फ वैल्यू चेंज होंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 699 माइनस 681.8, तो ये आपका आंसर होगा +17.2 किलोजूल पर मोल। मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl कितना होगा, दिस वन। तो जब भी सॉल्यूशन का पूछा जाए और लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन का अगर एंथैल्पी दिया है तो उन दोनों को ऐड कर दो, वो क्या होगा, सॉल्यूशन का एंथैल्पी। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने बहुत छोटे छोटे टर्म को बहुत डिटेल में जान लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें थर्मोकेमिस्ट्री देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।